क्योंकि आपने कहा था अखिलेश यादव का बोरिया बिस्तर बांधकर सैफे भेज देंगे। देखिए, चुनाव में जुमले बोले जाते हैं। मंडल कमंडल की राजनीति से आपको ऐतराज नहीं है? हमको कोई दिक्कत नहीं। इंडिया गठबंधन 2024 में ये मान रहा है कि मोदी को हम नस्तनाबूद कर देंगे। इसमें जितने लोग हैं सब जनता को ठगने वाले लोग हैं। कई दल हमारे यहाँ संपर्क में हैं कि दिल्ली भेंट करा दो, बस हम लोग ज्वाइन कर लें। विपक्ष की तरफ से अक्सर आवाज उठती है कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान उत्तर प्रदेश में से योगी जी को हटाने की तैयारी कर रहा है। ये विपक्ष के लोग दिवा स्वप्न देखते हैं। आपकी राजनीति बीजेपी के साथ कब तक है? तब तक रहेंगे बीजेपी के साथ जब तक गरीबों का काम होता रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। द बिग बेंच पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। द बिग डायलॉग लेकर के हाजिर हूं मैं। और देखिए, 2024 का चुनाव आने वाला है और 2024 के इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है, जो कि हमेशा रहती है, क्योंकि कहते हैं ना कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है। 80 लोकसभा की यहाँ पर सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर राज है, योगी की सरकार है। तो आप ये मान लीजिए कि बीजेपी लोकसभा की जितनी ज़्यादा सीटें यहाँ जीतेगी, दिल्ली में उसका दावा सत्ता पर उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। तो हम द बिग डायलॉग का सफ़र लेकर के आप पहुँचे हैं लखनऊ, और लखनऊ में आज बिग डायलॉग में जो मेहमान मेरे साथ हैं, राजनीति में उनका अपना एक अलग दखल है, अपनी एक अलग पहचान, अपना एक अलग कद है। और वो कद बड़ा इसलिए है क्योंकि लोकसभा की 28 से 30 सीटों पर वो बहुत प्रभाव रखते हैं और उनका ये प्रभाव लोकसभा के चुनाव में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आज वही हमारे मेहमान हैं जो कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। ओम प्रकाश राजभर जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। आपसे मिलकर और ठीक हो गया। नहीं, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है आपके अंदर। और सबसे बड़ी बात, बहुत कम मैं ऐसे नेता देखता हूं जिनके चेहरे पर संघर्ष दिखता है। यानी मलाई खाकर नहीं आए आप मेहनत करके राजनीति में आए हैं और आपका जो समर्थन है, जो आपके लोग हैं, उनके चेहरे पर आपका जो भरोसा दिखता है, उसे देखकर आपका कद और बड़ा हो जाता है। ये मैंने आज आपसे मिलकर पाया। हम टीवी पर तो कई बार मिले हैं, पर मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष रूप से, साक्षात रूप से हम पहली बार मिल रहे हैं। तो द बिग बेंच हमारे चैनल का नाम है। तो द बिग बेंच की हमारी टैगलाइन है बैठकर सोच। और ओम प्रकाश राजभर जी, जब भी हम बैठ कर के आपके बारे में सोचते हैं तो एक सवाल मन में आता है कि योगी कैबिनेट में ओम प्रकाश राजभर कब नजर आएंगे? क्योंकि लोकसभा चुनाव को देखते हुए, 2024 को देखते हुए बीजेपी ने आपको साथ तो ले लिया है, पर आपको अभी वो सम्मान नहीं मिला जिसके आप हकदार हैं। यानी आपके अच्छे दिन नहीं आए अभी। आपके कार्यकर्ता भी वो गीत नहीं गा सकते कि दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे। तो कब, आखिर कब? नहीं, शायद लोगों को अभी पता नहीं है। हमारे कार्यकर्ता सब जान गए हैं जी कि राष्ट्रपति के चुनाव के बाद ही, जब देश में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ जी, तो चुनाव के बाद ही हमारे कार्यकर्ताओं को चाहिए क्या, थाने पर उनकी बात सुनी जाए, तहसीलदार उनकी बात सुने, एसडीएम सुने, डीएम एसपी उनकी बात सुने। उनकी इतने तक ज़्यादा से ज़्यादा काम है। उसके लिए मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ से स्पष्ट निर्देश पूरे प्रदेश के 75 जिले को हो गया। अच्छा। कि भारतीय समाज पार्टी का कोई भी नेता जाए तो उसको सम्मान के साथ उसकी बात को सुनिए और उसका काम करिए। ये निर्देश हो गया। और जो व्यवस्था मंत्री को मिलती है, वो व्यवस्था Y+ की सुरक्षा ओम प्रकाश राजभर को दिया। मैं कहीं भी जाता हूँ तो हमारे कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मनोबल इतना हाई रहता है कि कल तक हमारा नेता आता था तो कोई सिक्योरिटी नहीं रहती थी। आज हमारा नेता के आने से पहले यहाँ जो दृश्य होता है कि लगता है कि कोई बड़ा नेता, सरकार का कोई बड़ा मंत्री आ रहा है। उस तरह का माहौल, तो उनके मन में उत्साह, जोश है। हाँ, ये जरूर है कि जो आपने कहा है कि जो एक पोर्टफोलियो का मामला है, अभी देखिए जो बातें तय हैं, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ नहीं जी। जिस दिन विस्तार होगा उस दिन वो हो जाएगा। अच्छा,
लेकिन आप बड़े मुखर रहे हैं, आपकी नाराजगी भी सामने आई है कि भाई राम मंदिर की तारीख का ऐलान कर दिया, मुझे मंत्री बनाने की तारीख का भी ऐलान करो। नहीं, पेच कहाँ फंसा है? आपके जैसा आदमी नहीं। मंत्रिमंडल में होना चाहिए। नहीं, देखिए, मैंने कभी इसके लिए बात ही नहीं की। हाँ हम अपने काम पर विश्वास में रखते हैं। हाँ हम जनता के बीच में रहते हैं, उनके सुख में दुख में काम में लगे रहते हैं। और बीच में बात माननीय गृह मंत्री जी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि चुनाव बीत जाता है फिर हम आपको बुलाते हैं और सब चीज़ें तय हो जाएंगी। अच्छा, वैसे बीजेपी टाइम बाय करने में बड़ी माहिर है। आप अगर महाराष्ट्र का उदाहरण देखें तो देखिए, एकनाथ शिंदे सरकार का कैबिनेट का विस्तार अब तक नहीं हुआ, लेकिन अजीत पवार गुट आया पीछे से और उनको मंत्री पद दे दिए गए। तो कहीं ऐसा धोखा तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ। देखिए, हमारे साथ ना, हम ऐसे जीव हैं कि आपने देखा कि देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के बाद जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन दिया। और यूपी में ओम प्रकाश राजभर दूसरे नंबर के हैं कि हमने रिजाइन दे दिया। लोग प्रधानी से रिजाइन नहीं दे सकते। हमारे लिए मंत्री पद बहुत नहीं है। हमारे नेताओं की बात सुनी जाए जी, उनकी समस्या का समाधान हो, वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। हम मंत्री बन के भी वही काम करेंगे। हाँ हाँ, हमारे कार्यकर्ता नेताओं का मनोबल कि थाने पर हमारी बात सुनी जाए, हमको सम्मान मिले, हम तहसीलों पे जाए, एसडीएम के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, डीएम के यहाँ, एसपी के यहाँ, तो हमारी बात मजबूती से सुनी जाए, हमारा काम हो, यही उनका मकसद है। तो वो तो हो ही रहा है, उसमें कहाँ पीछे हम लोग हैं, उसमें तो एक नंबर है। नहीं, फिर भी कार्यकर्ता को उम्मीद तो रहती है कि नेता नहीं, है मंत्रिमंडल उम्मीद। में होगा, हम तो वो तो सम्मान, एक ड्यू सम्मान। नहीं नहीं, वो बिल्कुल। ये देखिए, हम तो समझते हैं कि हमारे कार्यकर्ता से ज़्यादा हमारे चाहने वाले पत्रकार भाइयों को है कि जल्दी हम लोगों को मिठाई खिलाते जी, और ज़्यादा चिंता रहती है, क्योंकि स्वाभाविक है कि हमारी आपकी पहली मुलाकात है। जी जी, और यहाँ जो प्रॉपर लखनऊ लोग रहते हैं या देश के किसी कोने में कहीं भी हम जाते हैं तो जैसे लगता है कि हम बहुत दिन से परिचित हैं। हाँ 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 हाँ, तो लोगों को उम्मीद है, उनकी उम्मीद पर हाँ, आपको हमने बार बार मैं कहता हूँ कि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस दिन उस पर मुहर लग जाएगी। मोहर लग जाएगी। देरी कहीं घोसी उपचुनाव के नतीजे की वजह से तो नहीं हुई? क्योंकि आपने कहा था अखिलेश यादव का बोरिया बिस्तर बांधकर सैफे भेज देंगे, ऐसा नहीं हुआ तो मतलब? देखिए, चुनाव में जुमले बोले जाते हैं। हाँ हाँ, ये आप पहले भी कह चुके हैं। हाँ, वोट लेने के लिए चुनाव में जुमले बोले जाते हैं। और कोई भी चुनाव हो, हाँ, हमारा वोटर, हमारी पार्टी, हम लोग अपनी पार्टी के मालिक हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के वोटर के मालिक नहीं हैं, वो उनकी मर्जी है। निषाद पार्टी के वोटर निषाद जी की मर्जी है। अपना दल आशीष पटेल जी, अनुप्रिया पटेल जी मालिक हैं। तो हम अपने वोट को परिदृश्य जो वहाँ दिखाया, चाहे माननीय डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी गए हों, चाहे माननीय ब्रजेश पाठक जी गए हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गए हों, जो भी नेता यहाँ से गया वो स्वीकार कर लिया कि यहाँ लड़ाई भाजपा का प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है बल्कि भारतीय समाज पार्टी का प्रत्याशी लड़ रहा है। ऐसा हम लोगों ने वहाँ धरातल पे पूरी नाकेबंदी अपने वोट को लेकर के हम लोग करते रहे और अंतिम तक जब तक वोट डलवा नहीं दिए हम लोग तब तक वहाँ से हम लोग हटे नहीं और हम लोग अपने काम में सफल रहे। राजनीति में चुनाव हार जीत दो ही बात है जी। बसपा का चुनाव न लड़ना, हम लोग उस वोट को हल्के में लिए और उस पे डाका समाजवादियों ने मजबूती से डाला और जीत को भी अब डाका डाला कह रहे बेचारे मेहनत से जीते, आप कह रहे डाका डाला। मेहनत का किए देश, आप उठा के देखिए ओम प्रकाश राजभर ने घोषित चुनाव में क्या क्या किया। कभी जीवन में प्रोफेसर राम गोपाल जी गांव में वोट मांगने के लिए नहीं जाते, उतार दिया। कभी अखिलेश जी बाई इलेक्शन में निकल कर कभी नहीं गए, उनको भी निकाल दिया। गांव गांव जिस शिवपाल जी को अखिलेश जी फूटी आंख नहीं देखना चाहते थे, उनको जिम्मेदारी दे करके पूरा चुनाव की कैंपेनिंग में उनको लगा दिया। हाँ। पहली बार ऐसा हुआ, तो ये तो उपलब्धि है। जब मैं पहली बार कहा कि एसी से बाहर निकलो तो अखिलेश जी को बुरा लगा था, लेकिन हमारी बात सारे लोग आ गए। और मजे की बात कि मैंने तो देखा प्रोफेसर राम गोपाल जी को गांव में जाकर के
वोट मांगते हुए गिड़गिड़ाते हुए कि दे दो भैया, जान बचा दो। अब गांव के लोगों ने जब हमारे वोटर के यहाँ गया तो कहा नहीं, हम लोग भारतीय समाज पार्टी के हैं, हमारा नेता ओम प्रकाश राजभर है, हम लोग यहाँ कमल के फूल पर वोट देने के लिए हमारा नेता कह दिया है, हम लोग आपके कहने पर वोट नहीं दें। ये प्रोफेसर राम गोपाल जी के सामने लोगों ने जवाब दिया, जबकि वोटर ऐसा बोलता नहीं। हाँ। ये चीज वहां देखने को मिला। ये खबर मुख्यमंत्री को भी, यूपी योगी जी को भी, गृह मंत्री जी को भी, प्रधानमंत्री जी को, जेपी नड्डा जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो भाजपा के हैं, सबको, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि जिसको उसके संबंध में जानकारी ना रही हो। सभी लोग कि भाई गजब है इनका संगठन और ये लोग गजब है, इतना धरातल पर कैसे काम करते हैं। अच्छा, योगी जी के लिए थोड़ी मुश्किल आपने निषाद पार्टी ने बढ़ा नहीं दी है। कल मैं संजय निषाद जी के साथ था तो वो दावा कर रहे थे कि मैं गारंटी देता हूँ मैं 40 सीटें जीतकर योगी जी को दे सकता हूँ। तो मैंने कहा अगर इस हिसाब से तो फिर आप डिप्टी सीएम बन जाएंगे, नज़र उनकी सीएम की कुर्सी पर ही, आपत्ति किसी को नहीं अगर उन्हें सीएम बना दिया जाए तो आप 28 से 30 सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं, तो क्या बीजेपी का कोई प्रभाव नहीं है? मतलब नहीं, देखिए संजय निषाद जी ने जो बात कही है, हाँ, कि एनडीए के सभी लोग मिलकर के जहां हमारा प्रभाव है, अच्छा, वो अकेले की बात नहीं किए होंगे। हम तो कह रहे हैं कि 80 सीट हम जीत के देंगे। हाँ। हम एनडीए के सभी साथी मिलकर के हम 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखे हैं। उसके लिए 6 तारीख को मैनपुरी, प्रभाव तो हमारा है वहां। आप देखिएगा 6 तारीख को मैनपुरी में कम से कम आपको 20,000 ओरिजिनल भीड़ मिलेगी मैनपुरी में, जहां अखिलेश जी का घर है। ओरिजिनल भीड़? हाँ, ओरिजिनल बात मैं करता हूं। मैं समझ गया। हाँ। आपको 7 तारीख को हरदोई आपको नहीं कुछ मिलेगा तो कम से कम 15-16 हजार की भीड़ मिलेगी, जहां हमारा वजूद नहीं है। अच्छा। वहां की बात कर रहा हूं। तो हम 80 सीट हम एनडीए के साथी मिलकर के, चूंकि इस नाते मैं कह रहा हूं, देखिए हम सच बोलते हैं। सपा और बसपा मिलके लड़े तो 64 सीटें अकेले बीजेपी जीती। अब सपा बसपा दोनों अकेले हो गए। तो जब अकेले हो गए तो दोनों के वोट में 2 फाट हो गया। ये मान के चलिए कि 50-50 या 55-45 या 60-40 इस तरह का रेशियो उनके पूरे वोट में होगा। तो अब उधर 6 सीटें बची हुई थी जो हार गए थे हमारे बेल्ट में। तो 64 और 6 70 बची 10। तो 10 में लड़ाई कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश की 80 सीट एनडीए हम सब लोग मिलकर के जीतेंगे। जातिगत जनगणना आजकल बड़ी बहस बनी हुई है। बीजेपी, हालांकि आपकी जो सहयोगी पार्टी है, वो बहुत ज़्यादा उस पक्ष में नहीं है। क्या लगता है आपको, उनको डर है कि जातियों में बंटकर अगर वोटर वोट देगा तो फिर उनके हिंदुत्व के एजेंडे का क्या होगा? अच्छा बताइए कि आज़ादी के बाद से अब तक जातिवाद कब नहीं हुआ? जातिवाद कब नहीं हुआ? पार्टी का संगठन जाति के आधारित, मंत्रिमंडल का विस्तार जाति के आधारित है ना। तहसीलों में तहसीलदार ठप्पा मार के देता है जाति प्रमाण पत्र का। जब तक तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र का ठप्पा मार के तहसीलदार देगा तब तक देश में जातिवाद होगा। उसको कोई नहीं रोक सकता है। ये इतिहास है। मतलब आप पक्षधर हैं जातिगत जनगणना के? हम तो 21 साल से चिल्ला रहे हैं। हम तो 21 साल से चिल्ला रहे हैं। अभी कल सदन में भी मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी को ये जानकारी ही नहीं थी कि जातिवाद जनगणना क्या होती है। जब मैं समाजवादी पार्टी से दोस्ती किया तब उसको समझ में आया। नहीं तो इसी विधानसभा के अंदर 5 साल मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, एक भी बार एक लाइन जातिवाद जनगणना पर सदन के अंदर चर्चा हुई हो तो बता दें। सदन के अंदर मैंने कल बोला, मैं चोरी की बात नहीं करता, सदन के अंदर बोला। जब मैंने जातिवाद जनगणना की बात इनको समझाया बताया तो अब ये बोलने लगे। वही कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी जातिवाद जनगणना की बात करते हैं। जब 2011 की जनगणना सार्वजनिक करने की बात लोकसभा के अंदर आई तो उस बिल को कौन फाड़ा? राहुल जी ने कि नहीं करेंगे। आज क्यों बोल रहे हैं? आज स्थिति है कि जातियां जाग रही हैं अपने हक के लिए। ये हमारा भी हिस्सा है, हमको भी बंटवारा चाहिए, हमको भी यहाँ रोटी कपड़ा मकान शिक्षा दवाई चाहिए, हमको भी राजनीति में भागीदारी चाहिए। तो ये चीजें जब लोगों में धीरे धीरे पनपने लगी हैं तो अब हक कोई मांग रहा है तो जातिवाद हो रहा है। कल तक
सर्टिफिकेट बनता था, जातियों के आधार पे मंत्री, जातियों के आधार पे टिकट बांटते थे, जाति के आधार पे संगठन, तब कोई नहीं बोलता था। लेकिन अब बोल रहे हैं। तो देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था क्यों दिया है, हर 10 साल पे जातिवार जनगणना, कि कौन सी जाति शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी में पिछड़ गई, उसको ऊपर उठाने के लिए सरकार व्यवस्था करके उसको आगे करे। मकसद यही है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी कि सबसे निचली पायदान पे जो व्यक्ति है उसको ऊपर लाया जाए। वही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा, वही बात महात्मा बुद्ध ने कहा, वही महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, वही बात कांशीराम जी ने कही। सारे महापुरुषों ने उसी बात को कहा है। तो उसी काम के लिए तो संविधान में व्यवस्था है। और आपको बता दूं, ना कांग्रेस कर पाएगी, ना सपा, ना बसपा, कोनो पार्टी नहीं करेगी। बीजेपी कर देगी। इसको करेगा कोई तो भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं के नेतृत्व में होगा, देख लीजिएगा। मतलब मंडल कमंडल की राजनीति से आपको ऐतराज नहीं है? हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो दौर याद कीजिए जब मंडल कमंडल की राजनीति, कोई दिक्कत नहीं, देश में आग लगी थी। हम अपनी बात करते हैं। हम अगर इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में गोंड खरवार का अगर जाति प्रमाण पत्र शासनादेश जारी है, तहसीलदार नहीं बना रहा है, तहसीलदार एसडीएम नहीं बना रहा है, डीएम उसको संज्ञान में नहीं ले रहा है, ये लड़ाई हम लड़ने के लिए हम धरातल पे काम करते हैं। हम जो वंचित, शोषित हैं, दलित, पिछड़े हैं, हम उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए काम करते हैं। हम भी भगवान को मानते हैं, लेकिन हम असली भगवान अपने माँ बाप को मानते, पहले उनकी पूजा अर्चना, उसके बाद तब सबकी पूजा करते हैं। पहले हम वहाँ, जो मुझे यहाँ आपके सामने यहाँ बैठाया है, मेरे माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया नहीं होता, मुझे उस योग्य नहीं बनाया होता, तो आज मैं आपके सामने यहाँ नहीं बैठता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान नहीं दिया होता, संविधान में व्यवस्था नहीं दिया होता, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व पर आधारित संविधान नहीं होता, हम यहाँ नहीं बैठते। जो विसंगतियां थी देश में, सारी विसंगतियों को दूर करके आज एक साफ सुथरा संविधान बाबा साहब ने दिया कि अब वो चीजें, सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अब लोगों को अपने हक के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए लड़ने के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। चलिए, आपकी लड़ाई जीत की ओर बढ़ रही है, आपको शुभकामनाएं भी हैं। इंडिया गठबंधन 2024 में ये मान रहा है कि मोदी को हम नस्तनाबूद कर देंगे और प्रधानमंत्री भी हमारा होगा। अखिलेश यादव भी उसका एक हिस्सा हैं, इंडिया गठबंधन का। आप उनके पुराने साथी रहे हैं, तो पहले तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि वादे पर किसके ज़्यादा भरोसा है आपको? कौन अपने वादे पर, कसौटी पर ज़्यादा खरा उतरता है, अखिलेश जी या फिर बीजेपी? देखिए, पिछड़ों को धोखा दिया समाजवादी पार्टी के लोगों ने। 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 27% आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं, उत्तर प्रदेश सरकार इसको बांट के दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। हाई कोर्ट की बात को नहीं माना। 27% आरक्षण का लाभ किसने उठाया? नाम तो लेते हैं या मोवाई। 18% मुसलमान वोट देता है उनको। दिया क्या उनको? बीजेपी से नफरत। बीजेपी को दिखा के मुसलमानों को नफरत दिया। एक भी थाना, 1531 थाने उत्तर प्रदेश में हैं, एक भी थाने पर बता दें समाजवादी के लोग, किसी थाने पर 10 गो, 5 गो, 4 गो मुसलमान के बेटे को सिपाही वो बनाए हों, दरोगा बनाए हों? कभी नहीं बनाया। वोट तो लिया, नफरत दिया। और पिछड़ों को क्या दिया? वोट लिया। नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, जोल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, शेख सैयद, पठान, इन लोगों को वोट लिया, कुछ दिया नहीं। सिर्फ दिया अपनी जाति को दिया। अच्छा, एक जाति को दिया। यम वाई का नारा, यम का वोट, वाई को हिस्सा, यम को नफरत, पिछड़ों का नाम, पिछड़ों को हक को लूटना। तो समय भी कहाँ मिला उन्हें? बेचारे 5 साल ही तो रहे। 4 बार सरकार थी। 89 में मुलायम सिंह जी की। 89 में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। ठीक है। जब कांग्रेस के खिलाफ सारे लोग एकजुट हुए तो माननीय मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग किया था, समर्थन था। दूसरी बार सपा बसपा के समर्थन में, नेता सपा की सरकार थी। फिर तीसरी बार अपने आप सरकार बनी, चौथी बार अपने आप सरकार बनाए। 4 बार सरकार थी ना। 4 बार की सरकार में किया क्या इन्होंने? 4 बार की सरकार में एक काम बता दें,
पाल प्रजापति बिंद के वट मल्ला राजभर गोंड खरवाल आरा करके बंसी बंजारा बहेलिया खंगार को कि इन्होंने किसी को एक को दरोगा बनाया हो, कहीं पुलिस की भर्ती में एक सिपाही बना दिया हो। आप आवाज उठाते थे जब थे अखिलेश यादव के? 100%। हम तो तब भी आज भी कहते हैं, तब भी कहते थे कि भाई हिस्सा लूटा गया, अब हिस्सा लूटने नहीं देंगे। हम ओपन, हमारा वो नहीं कि वो गाना बजता ना छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। जब हम आपके साथ है तो सुनो। हम सुनाते थे खूब कि 27% सामाजिक न्याय समिति। देखिए सबसे बड़ी बात जो आपने कही ना कि समाजवादी पार्टी 2017 में रोहिणी आयोग का गठन हुआ, राष्ट्रीय स्तर पे 27% आरक्षण को बांट करके सभी जातियों को देने का एक प्राविधान भारतीय जनता पार्टी ने रोहिणी आयोग का गठन किया। समाजवादी पार्टी कभी उस पर चर्चा करती है? राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कमेटी बनी, 7, 9, 11, 27% को बंटवाया, मैं मिनिस्टर था। कभी सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट लागू करने की बात समाजवादी पार्टी करती है? मुसलमानों की हितैषी बनती है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करने के लिए 5 साल मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी। कभी सच्चर कमेटी की बात की चर्चा की? कभी रघुनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट लागू करने की चर्चा की? नहीं की। उस समय ये सब नहीं जरूरत थी। सत्ता से बाहर होने के बाद ये कहते हैं कि केंद्र का काम है, सत्ता में थे तो आपने क्यों नहीं कराया? 5 साल तो थे ना। चलो मान लिया आप कहते हो कि दिल्ली वाले नहीं करने दिए, दिल्ली में आपने सहयोग दिया, कांग्रेस का, बसपा ने सहयोग दिया, कांग्रेस की सरकार थी, आपके खाते में रक्षा मंत्री माननीय मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे, तो उस समय आपने जातिवाद जनगणना की बात क्यों नहीं किया? अब तो 5 साल चले ना, सरकार चली 5 साल ना, आपने क्यों नहीं किया? जानकारी नहीं थी। जातियों की गिनती हो जाती तो फिर जो हिस्सा लूटते थे पिछड़ों का, वो हिस्सा नहीं लूट पाते। और जहां तक सवाल आपने इंडिया गठबंधन का किया, इसमें जितने लोग हैं सब जनता को ठगने वाले लोग हैं। संपर्क तो आपसे भी करते होंगे वो कि आप आ जाओ इधर? हमारे संपर्क में खुदा हैं लोग हमारे संपर्क में अच्छा, है कि बुला लो ये हमारे। कई दल एनडीए में जल्दी शामिल हो जाएंगे, देख लीजिएगा। कई अच्छा। दल इंडिया के और तो और कई बड़े नेता हमारे यहां संपर्क में है कि दिल्ली भेंट करा दो, बस हम लोग ज्वाइन कर लें। अच्छा, उस काम में हम लगे हैं। तो बड़ी खबर दे रहे हैं आप। नहीं, हम झूठ नहीं बोलते। तो आप ऑपरेशन लोटस में लगे हुए? नहीं, हम वो सब नहीं। अब भाई हमसे कोई कहता है कि हमको मिलवा दो, हम यहाँ जाना चाहते हैं, तो हमको चलो हम ले चलते, पहुंचवा देते हैं। हाँ। वो काम भी हम करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का जो स्थिति है इंडिया गठबंधन के लिए, मध्य प्रदेश हम आपको ले चलते हैं। अखिलेश जी ने क्या बोला? कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, कांग्रेस चालू पार्टी है, कांग्रेस को वोट मत देना। जब ये हमको धोखा दे दिया तो बताओ आपको कैसे धोखा नहीं देगी? अब कैसे गठबंधन उनका चलेगा? अब ये जा रहे हैं स्टालिन से मिलने तमिलनाडु, जो कांग्रेस की घोर विरोधी पार्टी है। अब ये कांग्रेस के खिलाफ एक गठबंधन बनाएंगे। क्यों? ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल होकर के सट करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को 2024 में हम प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अखिलेश जी हट करके वो सहयोग कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। इनडायरेक्टली। प्रमोद कृष्णम जी भी ये कह रहे थे, बोले कि इन्होंने तो क्रियाक्रम कर दिया इंडिया गठबंधन का, अखिलेश यादव नहीं। उन्होंने सही कहा है, आचार्य जी ने जो बात कही बहुत सही कहा है। क्योंकि देखिए ये लोग, अभी कल की बात मैं बता रहा हूं, कल सदन में गोमती रिवर फ्रंट की चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद की। खुद उन्होंने स्वीकार किया कि ये भ्रष्टाचार ऐसे हुआ है, खुद उन्होंने चर्चा की। और खनन मामले में सीबीआई ने नाम आया अखिलेश जी का, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? ये दीने भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, राती को गुलदस्ता लेके योगी मोदी के यहाँ पहुंच जाते हैं कि जान बचाए रखिए, हम आपके साथ हैं। जान बचाए रखिए पे याद आया, आपने राजनीति की शुरुआत की थी बहन जी के साथ, अब बहन जी राजनीति से ही गायब हैं, तो मतलब क्या उनका इम्पैक्ट खत्म हो गया है अपने वोटर से राजनीति में, या फिर वो आपने जैसे कहा ना बचा लीजिए अपनी सीबीआई से और ईडी के डर से वो शांत हैं, क्या वजह है बहन जी के खामोश रहने की? देखिए उनका राजनीति करने का अपना अलग तरीका है। अच्छा। उनका वोटर उनके साथ आज भी खड़ा है, उसको कोई सोचे कि ले लें। अच्छा। तो जो मूल वोट है उसको कोई ले नहीं सकता है। लेकिन वोटर चाहता तो है कि नेता सामने आए, निकले। पिछले चुनाव में, हाँ। अभी जो 22 का चुनाव हुआ है, 12% वोट उनको मिला है ना। रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, 12% वोट मिला। अब कोई कहे कि नहीं उनका वोट नहीं है, तो पोलिंग वोट है ना। तो 12% वोट उनका है, वो अपने ढंग से राजनीति करती हैं।
सब लोग अपने अपने ढंग से। वो तो ये तक कह चुकी हैं 2024 में बसपा के बिना सहयोग के प्रधानमंत्री नहीं बनेगा कोई। तो इतना जबरदस्त जड़ें मजबूत हैं क्या उनकी? नहीं वो भाई, अब देखिए, वचनम किम दरिद्रम जबान से आदमी कुछ भी कह दे। जी। जब उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं, तो बचा क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में इंडिया गठबंधन में नजर आए वो? हो सकता है। राजनीति में भैया कोई भरोसा किसी का नहीं है, कब कहाँ नेता खड़ा होगा ये कोई ठीक नहीं है। तो मतलब आप संभावना से इनकार नहीं कर रहे? नहीं, हम संभावना से इनकार नहीं करते। फूलपुर से नीतीश कुमार जी के चुनाव लड़ने की खबर है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। आपका भी बिहार में जड़ें आप मजबूत कर रहे हैं, किस तरीके का समीकरण बन रहा है ये? देखिए, ये लोकतंत्र है, सब लोग स्वतंत्र हैं, देश के किसी कोने में कोई चुनाव लड़ सकता है। पर फूलपुर तो आपका क्षेत्र है। नहीं, वो ठीक है, लेकिन मैं अभी परसों में था अरवल जिला में, बिहार में। कम से कम ओरिजिनल 10,000 लोग थे कल, परसों। आज जा रहा हूं कटिहार, कल कटिहार रहूंगा। बिहार के 38 जिले में 36 जिले में हम धीरे धीरे सक्रिय हो गए हैं। तो जो खेल यूपी में बसपा सपा ने खेला लंबे समय तक, 19 साल तक, वही खेल नीतीश जी और लालू जी। सामाजिक न्याय के दायरे में मात्र 2 जाति बिहार में, 2 जाति यूपी में। सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं अखिलेश जी, सामाजिक न्याय में सिर्फ यादव जाति आती है खाली। सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री यादव जी, दूसरा तो सामाजिक न्याय में आता नहीं है जी। वहां सरकार बनेगी बिहार में तो नीतीश जी सामाजिक न्याय में आते हैं या लालू जी, दूसरा तो आता नहीं। अब लालू जी लड़ रहे हैं कि हमारा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, और यहाँ आपने देखा कि मुलायम सिंह जी ही खुद बयान दिए कि देश का पहला नेता हूं कि जो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो खुद हमारा नहीं हुआ तो देश में किसी का नहीं होगा। ये मुलायम सिंह जी ने बोला है। बयान था उनका, है ना? तो वो खुद यहाँ अपने बेटे को प्रोजेक्ट करके चले गए, और वहां वो अपने बेटे को प्रोजेक्ट करने में लगे हुए हैं। जनता से मतलब नहीं है। जो मैं धरातल पे वहां देख रहा हूं, और यहां भी देखिए 38% बैकवर्ड का, और लगभग समझिए कि करीब 12% वोट अति दलित का। ये वोट जिधर दोनों मिला करके ये वोट जिधर जाता है उसी की सरकार बनती है। ये कल तक कांग्रेस के साथ था तो कांग्रेस, बसपा सपा के साथ तो इनकी, इन सबका साथ छोड़ दिया बीजेपी के साथ है। कल मैं सदन में भी इस बात को कहा कि आप लोगों की मेहरबानी से ये 38% इधर चला गया है, सरकार उधर चली गई, उधर से इधर आ गए। ये इस समय मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। वहां भी 38% साथ छोड़ने जा रहा है बिहार में, तो क्या हाल होगा नीतीश जी का? वो यहाँ आ रहे हैं, हम वहाँ चापे हैं। आपका क्या प्लान है बिहार को लेके? बिहार में हम 40 सीट पर तैयारी कर रहे हैं अभी तो फिलहाल, और दिल्ली जाएंगे, बातचीत होगी, जैसा डिसीजन होगा एनडीए का वैसा करेंगे। और बाकी राज्यों में देखिए, हमारा वोटर यूपी और बिहार का, चाहे वो पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे दिल्ली हो, जहां जहां रहता है, एक आवाज पर हम कहाँ हैं, तो वो अपने आप पूछना नहीं है उसको, वो खुद वोट दे देता है कि भैया नेता इधर तो हम लोग भी इधर। ये हमने देखा कि लाख लोग चिल्लाते रह गए, मनाते रह गए, का ना नेता कह दिया है तो फिर पहाड़ में भी रहता है वो, अगर एक कै वोट है उसके घर तो कहता है कि ना भैया नेता कहा है तो इस पार्टी को वोट देना है। ये स्थिति हमने पूरे देश में यूपी और बिहार के बदौलत तैयार किया है। अच्छा, देखा जाए तो देश में प्रमुख तौर पर 2 ही पार्टियां देखी मानी जाती हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस हो। तो ये वन नेशन वन पार्टी की जो थ्योरी है, इस पर क्षेत्रीय दल क्यों नहीं इस पे फिट बैठते, उसकी कसौटी पर क्यों नहीं खड़े उतरते? दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत है। देखिए, आज ओम प्रकाश राजभर को और भारतीय जनता पार्टी को, दोनों को एक दूसरे की जरूरत महसूस हुई। हम क्षेत्रीय पार्टी हैं, वो राष्ट्रीय पार्टी हैं। उनको वोट की जरूरत है, हमको सुरक्षा और संरक्षा अपने अधिकार की जरूरत है। तो हम मजबूती से अपनी बात तभी रख पाएंगे जब हम ताकत में रहेंगे। तो क्षेत्रीय पार्टियों का पनपने का यही सबसे बड़ा कारण है।
या फिर ये कमजोरी भी कह लें कि सौदेबाजी इसीलिए हो पाती है क्योंकि आप क्षेत्रीय रह जाते हैं और आप संगठित नहीं है, तो राजनीति करना आपके साथ बड़ी पार्टियों के लिए आसान हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, वो मगरमच्छ मछलियों को खा जाता है, बड़ी मछली छोटी को खा जाती है। और बीजेपी के बारे में तो कहा जाता है क्षेत्रीय पार्टी को खत्म ही कर नहीं, वो ऐसा जो उस तरह का कल्चर करेगा वो होता है। हाँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब एक पार्टी थी, उन्होंने इस देश में रहने वाले आहिर गडेरी कुंभी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवट बिंद मल्लाह जुल्हा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गुण खरवार भूमिहार बिहार आर्य कर्कवंशी बंजारा बहेलिया खंघार, अगर इनके साथ न्याय किया होता तो पार्टियां नहीं बनती। पार्टियां नहीं बनती। कांग्रेस के जमाने में सब लोग कांग्रेसी थे। कांग्रेस ने इन लोगों के साथ धोखा दिया। जब धोखा दिया तो वहीं से शुरुआत होनी शुरू हुई। उसके बाद फिर कांसीराम जी पैदा हुए। कांसीराम जी ने समझाया, चौधरी चरण सिंह उन्होंने भी समझाया। वहीं से उदय होता है पार्टियों का। तो अलग अलग पार्टियां बनने लगी कि भाई अगर वो वहां तो हम यहाँ लड़के लेंगे अपना हिस्सा, हम लड़के लेंगे। तो यहाँ सपा बसपा पैदा हुई, सपा पैदा हुई। उसके बाद डॉक्टर सोहेल पटेल जी अपना दल पैदा हुए। फिर ओम प्रकाश राजभर पैदा हुए, निषाद पार्टी पैदा हुई। जो भी पार्टी पैदा हुई तो उसके पीछे की हमारी कौम की उपेक्षा, हमारे कौम को हिस्सा नहीं, तो उस कौम को जगा करके लोग इकट्ठा किए, भाई चलो हम भी लड़ा जाए, और जब लड़ोगे तभी मिलेगा। नहीं तो देखो कांग्रेस के साथ थे, क्या दिया कांग्रेस ने, सपा के साथ थे तो क्या दिया, बसपा के साथ गए क्या दिए। तो ये एक नजीर बनता जा रहा है पार्टियों के उदय होने का, ये सबसे बड़ा कारण है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि विपक्ष की तरफ से अक्सर आवाज़ उठती है कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान उत्तर प्रदेश में से योगी जी को हटाने की तैयारी कर रहा है। ये विपक्ष के लोग दिवा स्वप्न देखते हैं। आप बताइए कि 6.5 साल के ऊपर हो गया, विपक्ष के लोग ये क्यों नहीं कहते हैं कि योगी जी के राज्य में एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, बुलडोजर तो चलता है, क्यों नहीं चलेगा? हम गलत करेंगे तो हमारे यहाँ चलेगा? हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, आप कर्फ्यू की बात करते हो। समाजवादी पार्टी कांग्रेस की सरकार थी, इसी उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, दंगा प्रदेश के नाम से जाना जाता था, कर्फ्यू लगते थे, दूध के लिए बच्चे तरसते थे। आज वो तो खत्म हो गया। बुलडोजर का भय इतना हुआ कि दंगाई भाग खड़े हुए कि कहीं हम दंगा करें तो हमारे यहाँ बुलडोजर न चढ़ जाए। और जब वो भागे तो एनकाउंटर हो गया उनका। ये भी कहा जाता कि योगी जी एनकाउंटर, भाई शरीफ आदमी को 25 करोड़ आबादी में नहीं, 25 करोड़ आबादी में आप बताइए कि किसी शरीफ का इनकाउंटर हो रहा है? अपराधी को नहीं पुलिस दौड़ा रही है। अपराध करोगे तो सजा कौन भोगेगा? आप भोगो, चाहे इनकाउंटर में मरो, चाहे बुलडोजर चढ़ा दे उससे मरो, लेकिन आपको सजा मिलेगी। ये भय है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गुंडों की सरकार के नाम से जाना जाता था। अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूम रहे थे। वो तो अब भी कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो बुलडोजर यही रहेगा, लेकिन इमारतों का निशाना बदल जाएगा, बहुमंजिला इमारतों पर बुलडोजर चलाएंगे। कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखिए, अब आपको बता दें, समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, यूपी में अभी वो लोग बढ़िया से रजाई वजाई सिला के, जाड़ा आ गया है, गर्मी का, ये कम से कम 20 साल के लिए ये सब बिस्तर बना लें आराम करने के लिए। 20 साल के लिए बिस्तर बना लें, सत्ता का ख्वाब न देखें। अच्छा, हाँ, आज कांग्रेस की नाकामी, सपा बसपा की नाकामी, तीनों मिलकर के महिला आरक्षण बिल नहीं पास कर पाए। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ने महिला बिल पास कर दिया। ये सब लोग राम मंदिर के इशू को लेके आरोप लगाते रहे। 22 तारीख को डेट भी आ गई है, उसकी तैयारी हो रही है, नहीं कर पाए। स्वर्गीय राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे तो वो कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं दिल्ली से, 15 रुपया धरातल पे जाता है। अब तो सीधे खाते में 100 का 100 चल जा रहा है। ये पीड़ा हो रही है सपा बसपा कांग्रेस को कि बीच में जो इनके बिचौलिए थे इनकी पार्टी के, तो उन बेचारे मर रहे हैं खाने बगैर। अब जो राशन सीधे गरीब के खाते तक पहुंच, घर तक पहुंच रहा है राशन, वो बीच के बिचौलिए जो है अब वो मर रहे हैं। इसकी चिंता है विरोधियों को, विपक्षी पार्टियों को इसकी चिंता है कि हमको कब मौका मिले कि इनको हम राशन दें, ये बेचारे लूटें। हम कब मौका मिले कि जो माल आ रहा है उसको हम लूटें। तो ये लुटाई बड़े पैमाने पर बंद हुई है। हम तो कहते हैं विपक्ष चाहे कुछ भी बोले, हम 2 प्रमाण देते हैं।
पूरे उत्तर प्रदेश में आप घूम के देखिए, अच्छी सड़कें आपको मिलेंगी। अब आप चले जाइए रेलवे स्टेशन पर, आपको अच्छे रेलवे स्टेशन मिलेंगे। आप चले जाइए एयरपोर्ट पर, हर जगह आपको अच्छी व्यवस्था और सुविधा मिलेगी। इसको लोग नहीं देख रहे हैं। गाड़ी से जा रहे हैं और उसके बाद जब भाषण मार रहे हैं उसी सड़क से जा रहे हैं, कह रहे हैं कि सड़कों में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है। आया कैसे गए? वहां पहुंचे कैसे भाई? आप टाइम से पहुंच कैसे रहे हो? आज हम ही लोग हैं, बलिया से हम लोग 4 घंटे में लखनऊ आ जाते हैं। बलिया से जो 9 घंटा लगता था, हम 4 घंटे में लखनऊ आ जा रहे हैं। आज हमारा कोई मरीज बलिया से अगर KGMU मेडिकल कॉलेज या PGI या राम मनोहर लोहिया भर्ती होने के लिए अगर आना था तो उसको कितना टाइम लगता था? 9 घंटे। और यहाँ अब आराम से वह 3.5-4 घंटे में वो लखनऊ कूच कर दे रहा है। ये नहीं दिखाई दे रहा है। आज विकास के लिए काम हो रहा है, प्रदेश विकास की तरफ बढ़ा है। जो बीच के लुटेरे थे, लूटने वाले लोग थे, वो परेशान हैं। इस नाते उनके नेता लोग परेशान हैं। आपकी राजनीति बीजेपी के साथ कब तक है? देखिए, हम बीजेपी के साथ आए हैं और तब तक रहेंगे बीजेपी के साथ जब तक गरीबों का काम होता रहेगा। ये अच्छी आपने लाइन बोली कि जब तक आपके लोगों का, गरीबों का और समाज का हित रहेगा तब तक आप बीजेपी के साथ रहेंगे, और नहीं तो अपनी राजनीति तो है ही। ओ तो जिंदाबाद है, ये अपना झंडा अपना अच्छा खासा कद बना लिया। चलिए, मैं आपको बहुत बहुत अग्रिम बधाई दे देता हूँ। मंत्रिमंडल का जब विस्तार हो तो आपको उचित सम्मान मिले उसमें, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हो सकता है ये इंटरव्यू जब तक ऑन एयर हो तब तक आप मंत्री बन चुके हो, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अपने व्यस्त समय में से हमें समय निकाला द बिग बेंच के बिग डायलॉग के लिए। ओम प्रकाश राजभर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो ओम प्रकाश राजभर जी को आप सुन रहे थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो दखल अंदाजी ओम प्रकाश राजभर जी की है, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उन्हें दरकिनार करके या उन्हें इग्नोर करके सरकार की सेहत ठीक नहीं रह सकती। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि सरकार की सेहत ठीक रहे, क्योंकि जब सरकार की सेहत ठीक रहेगी तो जनता के लिए भी वो जो वादे किए हैं, जो दावे किए हैं, उन पर काम कर सकेगी और उन्हें मूर्त रूप से सामने ला सकेगी। द बिग डायलॉग में वादे के मुताबिक द बिग गेस्ट से हमने आपको मिलवाया, ओम प्रकाश राजभर जी से। अगले द बिग गेस्ट के साथ बिग डायलॉग में बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।